परेश दादाजी से कहता है कि और वह अपनी पृथक गृहस्थी बसाना चाहती है जहाँ उसे कोई रोकने वाला न हो, जहाँ वह स्वेच्छापूर्वक अपना जीवन बिता सके। वह चाहती है कि यदि बाग वाला मकान उसे मिल जाए तो वह सुख और शांति से रहे। मैं तो हमेशा यहाँ बनाना रहूँगा, कुछ ही दिनों में की बात है, मेरी तब्दीली हो जाएगी। उतने दिन को यदि आप बाग वाले मकान का प्रबंध कर दे। उसकी सारी उद्विग्नता, अन्यमनस्कता और तिलमिलाहट से उसकी यही इच्छा काम करती है। अब मैं उसे कैसे समझाऊं? तो ये परेश दादाजी से कहता है कि दादाजी, वो मेरी वाइफ जो है उसका किसी के साथ एडजस्ट नहीं होता है। बोलते हैं कि मेरे पास तो मेरी मम्मी, बड़ी ताई, छोटी ताई, मेरी भाभियाँ, दीदी सब आके उसकी कंप्लेन करते थे और वो उनकी कंप्लेन करती है। तो बोलता है कि और वो मेरी वाइफ, इस वजह से मेरी वाइफ चाहती है कि हम अलग हो जाए। तो वो अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से जैसा चाहे वैसा वो रह सकती। तो एक काम करो, ताकि हमारा जो बाग वाला मकान है वो अगर मुझे दे दो तो ठीक है, वो भी सुख शांति से रहेगी और मैं तो हमेशा यहाँ रहूँगा नहीं। मेरा तो गवर्नमेंट का जब तो तबादला, मतलब मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा तो मैं कुछ ही दिन यहाँ रहूँगा। तो उतने दिन तक अगर बाग वाले मकान का प्रबंध हो जाए तो मेरी वाइफ की पूरी उद्विग्नता और अन्यमनस्कता, मीन्स जो सब गुस्सा, जो सब उसके दिमाग में गुस्सा, अनिच्छा सब चल रहा है, वो सब दूर हो जाएगा। अब मैं उसे समझाऊं कैसे? परेश कहता है कि मैं उसको समझाऊं कैसे? दादा कुछ क्षण उठकर गुड़गुड़ाते हैं, यूँ तो इस झंझट से छुटकारा पाने का यह सरल उपाय यही है कि तुम्हें बाग वाला मकान दे दिया जाए। वह पड़ा भी बेकार है और अभी मैं उसे किसी तरह का भी कोई काम लेने का इरादा नहीं रखता, पर तुम जानते हो बेटा, मेरे जीते जी ये संभव नहीं। तो दादाजी कहते हैं कि ऐसे तो तुम्हें वो मकान देने में कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, और वो तो ऐसे भी वेस्ट पड़ा है। तो बोलता है कि वो तुम्हें, लेकिन बोलता है कि जब तक मैं जी रहा हूँ, मैं मेरे जीते जी हो नहीं सकता। तो जो दादाजी है, यानी पुराने ज़माने में जो बूढ़े बड़े रहते थे, वो हमेशा फैमिली को एक साथ रखने में मानते थे। तो देखो, मैं जब अपने परिवार का ध्यान करता हूँ तो मेरे सामने वट का महान पेड़ घूम जाता है, शाखाओं, पल्लवों, फूलों फलों से भरा पूरा। और फिर मेरी आंखों के सामने इस महान वृक्ष की कलियां टूटने लगी है और वह केवल ठूंठ रह जाता है और मैं सिर उठा। तो कहते हैं कि मेरे सामने मैंने अपनी फैमिली को एक बड़े से वट वृक्ष के समान देखा है, जिसकी शाखाएं, पत्ते, फूल, फल से भरा पूरा। लेकिन जब एक एक करके वो टूटने लगेंगे तो वो ठूंठ बन जाएगा। ठूंठ मतलब खाली ये। तो बोलता है कि वो तो मैं हो नहीं सकता, और बोलता है कि ये सब सोच के कि वो कैसे ठूंठ बन जाता है, मतलब उसके सब अलग अलग उसके पार्ट अलग हो जाते हैं, वो देखकर मैं सिरा उठता हूँ मतलब डर जाता हूँ। ओके, ना बेटा, मैं अपने जीते जी यह सब न होने दूंगा। तो चिंता न करो, मैं सबको समझा दूंगा। घर में किसी को तुम्हारी पत्नी का तिरस्कार करने का साहस न होगा और कोई उसका समय नष्ट न करेगा। ईश्वर की कृपा से हमारे घर सुशिक्षित सुसंस्कृत बहू आई है, तो क्या हम उसे अपनी मूर्खता से तंग कर देंगे? तुम जाओ बेटा, किसी प्रकार की चिंता का मन में स्थान न दो। कोई ना कोई उपाय ढूंढ निकालूंगा, तुम विश्वास रखो। वह अपने आप को
परायों में घिरी अनुभव न करेगी। और ये कहते हैं कि नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। बोलता है कि कितने इससे हमारे घर में इतनी अच्छी पढ़ी लिखी ऐसी बहू आई है, तो हम अपनी मूर्खता से उसको परेशान नहीं करेंगे। तो वो परेश से कहते हैं तुम जाओ, तुम चिंता मत करो, इस प्रॉब्लम का मैं कोई ना कोई हल ढूंढ ही लूँगा। तुम विश्वास रखो अपने आप को परायों में, तुम्हारी वाइफ अपने आप को परायों में घिरा हुआ कभी नहीं मानेंगे। सब उसको रिस्पेक्ट करेंगे, सब उसको जैसे उसको वैसा ही आदर सत्कार रिस्पेक्ट मिलेगा जैसा उसे अपने घर में मिलता था। तो परेश कहता है जैसा आप उचित समझे। अब परेश दादा और देखो, तुम स्वयं भी इस बात का ध्यान रखना, तुम्हारी किसी बात से उसका मन न दुखे। कोई भी ऐसी बात न करो जिसे वह अपना अपमान समझे। तो कहते हैं कि देखो, दादाजी परेश से भी कहते हैं कि एक बात सुनो, तुम भी कोई ऐसी बात न करना कि जिससे उसे प्रॉब्लम, वो दुखी हो जाए। ओके। तो परेश चलने को होता है तो वापस वो दादाजी उससे कहते हैं और तुम उसे साथ ले जाकर नगर से सब चीज़ें खरीद लाओ, शेष की चिंता तुम न करो, मैं कोई न कोई रास्ता अवश्य निकाल लूँगा। तो ये दादाजी परेश से कहते एक काम करो, तुम अपनी वाइफ को लेकर खुद मार्केट में लेकर जाओ, उसे जो चाहिए वो खरीद के दो उसके हिसाब से, और बाकी की तुम चिंता मत करो, उसका मैं कोई न कोई उपाय निकाल ही लूँगा। तो परेश चला जाता है और जैसी आपकी इच्छा कहकर चला जाता है। दादा फिर गुड़गुड़ाने लगते हो कि कष्ट लंबे हैं, और जो इस बात के साक्षी है कि दादा हुक्का पीने के साथ साथ सोच भी रहे हैं। जैसे अचानक उन्हें कुछ याद आता है तो वो रजवा कहकर रजवा को बुलाते हैं। तो रजवा दूर से आवाज़ देकर आती है, और रजवा आती है तो दादाजी उसे कुछ तो बोलता है कि वो परेश चला जाता है, लेकिन ये दादाजी बहुत देर तक हुक्का गुड़गुड़ाते रहते हैं, और हुक्का गुड़गुड़ाने के कश लगाते हुए उसे ऐसे पता चलता है कि जैसे वो बहुत ही गहरी सोच में डूबे हुए हैं। तो वो रजवा को बुलाते, रजवा आती है तो देख, छोटी बहू के अतिरिक्त सबको मेरे कमरे में भेज दो और कहो कि सब काम छोड़कर मेरे पास आए, और सुनो, कोई न रहे, सबसे कहना कुछ क्षण के लिए अवश्य आ जाए। जी मैं अभी जाकर सबसे कह देती हूँ। तो वो रजवा आती है तो रजवा से दादाजी कहते हैं कि एक काम करो, तुम सबको यानी छोटी बहू को छोड़कर तुम सबको, जो भी फैमिली मेंबर्स है उन सबको मेरे पास आने को कहो। तो रजवा हाँ कहकर चली जाती है और सबको बुलाने, यानी छोटी बहू को छोड़कर। बोलता क्या कहना, बहुत अर्जेंट है, जो काम कर रहे वो काम सब छोड़कर आ जाए। रजवा चली जाती है। दादा फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं। नल से किसी के कपड़े धोने की आवाज़ आने लगती है। दादा और भी लंबे लंबे कश लगाने लगते हैं। धीरे धीरे कुटुंब के प्राणी आने लगते हैं। बाल और युवक तख्तों और चारपाइयों पर बैठते हैं, और स्त्रियां बरामदे में फर्श पर। रजवा उनके बैठने के लिए और मोड़े और चटाइयाँ लाकर बिछा देती है। अब जैसे ही रजवा जाके सबको कहते, धीरे धीरे सब जितने भी फैमिली मेंबर्स है वो सब एक एक करके, छोटे बड़े सब एक एक करके दादाजी के रूम में आने लगते हैं, और जैसे जगह मिलती है वैसे तख्त पर ऐसे, और लेडीज जो है वो नीचे ज़मीन पर बैठती है, और रजवा उनके लिए तख्त, मोड्स और चटाइयों का प्रबंध करती है। दादा हुक्का पीना छोड़कर इंदु कहाँ है, वह नहीं दिखती। तो दादा हुक्का पीना छोड़कर देखते तो उन्हें इंदु नहीं दिखती। बोलते हैं, पूछते हैं इंदु कहाँ गई है। फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं और एक नज़र सबको देखते हैं। रजवा स्नान गृह को
जाने वाले दरवाजे में जाकर इंदु को आवाज देती है। कपड़े धोने का स्वर जो इस बीच में निरंतर आता रहता है सहसा बंद हो जाता है। तो इंदु नहीं दिखती है तो सब लोग दादाजी हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं और सबको एक नज़र देखते हैं। तो बोलते हैं कि बाथरूम से कपड़े धोने की आवाज़ आ रही है। तो रजवा उस तरफ जाकर इंदु को आवाज़ लगाती है। अब कपड़े धोने की आवाज़ बंद हो जाती है। देखो इंदु, जी आई, मैं नल पर थी, कपड़े धोने में लगी थी। दादा, बैठो बेटा, मैंने आज तुम सबको एक विशेष अभिप्राय से बुलाया है। मुझे यह सुनकर बड़ा दुख हुआ कि छोटी बहू का मन यहाँ नहीं लगता। दादाजी, तो दादाजी कहते हैं कि बैठो। इंदु आती है तो उसको कहते हैं कि बैठो बैठो। और दादाजी सबको कहते हैं कि मैंने आज तुम सबको एक विशेष मतलब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम के लिए बुलाया है। तो बोलता है कि मुझे यह सुनकर बड़ा दुख हुआ कि छोटी बहू जो है वो हमारे यहाँ उसका हमारे घर में मन नहीं लगता। इंदु बेटा, आप अपनी बात कह लेने दो। मुझे यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि छोटी बहू का मन यहाँ नहीं लगता। दोष उसका नहीं, दोष हमारा है। वह एक बड़े घर की बेटी है, अत्यधिक पढ़ी लिखी है, सबसे आदर पाती है और राज करती आई है। इंदु बोलने जाती है तो बोलती है कि रुको, मुझे मेरी बात कह लेने दो, बाद में तुम कहना। बोलता है कि मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ कि छोटी बहू का मन यहाँ नहीं लगता। तो बोलता है कि उसमें दोष उसका नहीं है, दोष हमारा है। बोलता है कि वो बड़े घर की बेटी है और ज़्यादा पढ़ी लिखी है और वो सबको उसके घर में उसको रिस्पेक्ट और वो राज करते आई है अपने घर में। यहाँ वह केवल छोटी बहू है, यहाँ उसे हर एक का आदर करना पड़ता है, हर एक से दबना पड़ता है, हर एक का आदेश मानना पड़ता है। तो यानी दादाजी कहते हैं कि यहाँ वो छोटी बहू है, इसलिए उसको सबका रिस्पेक्ट करना पड़ता है, सबसे दबे रहना पड़ता है, सबके ऑर्डर्स को मानना पड़ता है। और ऐसा उसने किया नहीं, इसलिए उसके लिए तो बोलता है कि दब कर रहे, मुझे यह बात पसंद नहीं। बोलता है कि मुझे ये बात पसंद नहीं आई। दादाजी कहते हैं बेटा, बड़ा वास्तव में कोई उम्र से या दर्जे से नहीं होता, बड़ा तो बुद्धि में होता है, योग्यता से होता है। तो दादाजी उन सबको समझाते हैं कि बड़ा एक्चुअली कोई उम्र से या अपनी पोजीशन से नहीं होता है, वो अपनी बुद्धि और योग्यता से मतलब अपनी कैपेबिलिटी से होता है। छोटी बहू उम्र में न सही, अक्ल में हम सबसे निश्चय ही बड़ी है। छोटी बहू भले ही उम्र में बड़ी न हो, लेकिन अक्ल में हम सबसे बड़ी है। तो हमें चाहिए कि उसकी बुद्धि से, उसकी योग्यता से लाभ उठाए। मेरी इच्छा है कि उसे यहाँ वही आदर सत्कार मिले जो उसे अपने घर में प्राप्त था। सब उसका कहना माने, उससे परामर्श ले और मैं प्रसन्न होऊंगा यदि उसका काम भी तुम लोग आपस में बांट लो और उसे पढ़ने लिखने का अधिक अवसर दो। तो दादाजी कहते हैं कि मेरी इच्छा यही है कि जो रिस्पेक्ट उसे मिलना चाहिए उसे मिलना चाहिए, सब उसका रिस्पेक्ट करे, सब उसका काम माने, कहा माने, मतलब जो कहती है, और हर चीज़ में उसका परामर्श ले। परामर्श मतलब उससे बातें करे, उसका व्यू ले। ओके, तो मैं प्रसन्न होऊंगा। यदि बोलता है कि मैं और ज़्यादा खुश होऊंगा यदि तुम सब लोग मिलकर उसका काम बांट लो, तो उसे पढ़ने लिखने का और ज़्यादा टाइम मिलेगा। उसे अनुभव ही न हो कि वह किसी दूसरे घर से, किसी दूसरे वातावरण से आई है। बोलता है कि तुम सब उसके साथ ऐसा बिहेव करो कि उसे ऐसा एक्सपीरियंस के न हो कि तुम्हारे बिहेवियर से उसे ऐसा न लगे कि वो कोई दूसरे घर से आई है या दूसरे वातावरण, उसे अपने घर जैसा ही यहाँ मिले। बेटा, यह कुटुंब एक महान वृक्ष है, हम सब इसकी डालियाँ हैं।
डालियों से ही पेड़ पेड़ है और डालियाँ छोटी हो चाहे बड़ी, सब उसकी छाया को बढ़ाती है। मैं नहीं चाहता कोई डाली उससे टूटकर पृथक हो जाए। तुम सदैव मेरा कहा मानते रहे हो, बस यही बात है मैं कहना चाहता हूँ। तो सबसे कहते हैं कि मैंने एक कुटुंब में एक बड़ा वृक्ष रहता है और सब डालियाँ उसकी पेड़ से ही होती है। डालियाँ छोटी हो या बड़ी हो, सबको उसकी छाया को बढ़ाती है। तो बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी डाली इस पेड़ से अलग हो जाए। और बोलता है कि मुझे मालूम है तुम लोग हमेशा मेरा कहा मानते रहे हो, तो बस यही बात है मैं कहना चाहता हूँ। यदि मैंने सुन लिया किसी ने छोटी बहू का निरादर किया है, उसकी हंसी उड़ाई है या उसका समय नष्ट किया है, तो इस घर से मेरा नाता सदा के लिए टूट जाएगा। अब तुम सब जा सकते। देखिए, अगर मुझे पता चला कि किसी ने छोटी बहू के साथ बदतमीज़ी की है, उसके साथ मिसबिहेव किया है, तो इस घर से मेरा नाता मैं सबसे अपना रिलेशन तोड़ दूंगा। इस तरह से वो सभी को इंस्ट्रक्शन देकर भेज देते हैं।